हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस क्लास में क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे जो हमारी बिजनेस स्टडी के टॉपिक्स है। कौन कौन से? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसका हम क्या करेंगे? सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। मोटे मोटे पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे जिससे कि हमारा रिवाइज आएगा कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स है उनको हम देखेंगे। तो पहला आता है हमारा बिजनेस, मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग, बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग क्या है? द मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द बिजनेस एक्टिविटी। जो बिजनेस एक्टिविटी को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस आर नीडेड टू ऑपरेट। फाइनेंस किस लिए जरूरी रहता है? बिजनेस को डे टू डे ऑपरेट करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए रहता है? एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए क्या चीज चाहिए रहता है? हमें पैसा चाहिए रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस फाइनेंस। अब बात आती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल अगर आपको याद आ रहा होगा तो फाइनेंशियल का मतलब पैसे। क्या चीज? पैसा। अब बात आती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड है प्रॉपर प्रोक्योरमेंट एंड यूज ऑफ फाइनेंस। मतलब कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पे उसको यूज करना है, उससे रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट किया जाता है उसको बोला जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और एक इंफॉर्मेशन आप लोगों तक ये देने के लिए कि कल से आपके मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे। डेली आपको 2 मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। दोनों टाइम क्या मॉक टेस्ट आपको करवाए जाएंगे जिससे आपको आइडिया आ जाएगी किस टाइप्स के क्वेश्चंस आए जा रहे हैं। और मेरी कोशिश ये है कि मेरे पास जो अभी एलडी के जो पेपर हुए थे उनके क्वेश्चंस इकट्ठा हो गए जो आपके पेडागोजी में काम आएंगे। किसके? वाइस प्रिंसिपल के, प्रिंसिपल्स के, एचएम के, पीजीटी के, टीजीटी के। तो इनके हमारे पास पेपर कलेक्ट हो गए, उनका सबका मटेरियल इकट्ठा करके एक पीडीएफ बना दी गई है। तो मेरी कोशिश ये है कि आने वाले 2 दिन में आपको पेडागोजी भी करवाई जाए कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आए हुए थे। तो कोशिश रहेगी उनके जो क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाए जाए और उनके सॉल्यूशंस आप लोगों तक पहुंचाए जाए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्लासेस अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कि आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही। ये जरूर हमें थोड़ा सजेशन दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फिर से फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे रिलेटेड होता है? पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ पे उसको यूज करना है, उससे रिलेटेड बातें हैं। तो वो कौन बताती है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है कि हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? क्या क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है? तो पहला, ये डिपेंड करता है किस पे? इंपोर्ट साइज एंड कंपोजिशन ऑफ, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स ऑफ द बिजनेस। किस पे? साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द फिक्स एसेट्स ऑफ द बिजनेस पे भी डिपेंड करता है कि कितना बड़ा बिजनेस है और फिक्स एसेट्स हमारे पास कितने हैं। उस हिसाब से हमें क्या बोला है? ओवर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स में ब्लॉक। मतलब अगर ज्यादा हमने फिक्स एसेट्स में पैसा लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा? ब्लॉक भी हो सकता है पैसा। अगर कम लगा दिया तो इसका मतलब है हमारा प्रोडक्शन में भी कमी आ सकती है। तो मतलब पहले देखेंगे कितना बड़ा साइज का बिजनेस है और किस पे हमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट है क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप्स इनटू द कैश, इन्वेंट्री और रिसीवेबल। ब्रेकअप ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इनटू डेब्ट्स, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस टू बी यूज, ऑल आइटम्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका मतलब हमें बताया कि कहाँ से हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस को रेज करेंगे, कब रेज करना चाहिए हमें, कब शॉर्ट टर्म फाइनेंस से हमें पैसा रीयूज करना चाहिए। इन सब चीज का डिसीजन लिया जाता है। ये हमारे कहलाते हैं क्या चीज? इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है क्या चीज? ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? हर एक बात याद रखना, हर किसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए और ज्यादा से ज्यादा हमारी वेल्थ हो। ये क्या होता है? हर किसी का सपना होता है, याद रख लेना। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म विच आर कंसर्न द इंक्रीजिंग अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी। मतलब कि क्या चीज बढ़ाना? इंक्रीजिंग अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी। और वेल्थ में क्या बोला है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेनली एम्स टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ, also referred to the wealth maximization।
द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग ऑल ओवर शेयर होल्डर वेल्थ ऑफ द कंपनी, मतलब कि प्रॉफिट बढ़ाना और वेल्थ बढ़ाना, ये क्या है ऑब्जेक्टिव है। और अदर ऑब्जेक्टिव में क्या गिवन है देखो, देयर कैन बी अदर ऑब्जेक्टिव सच एज ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट सोर्स, ensuring easy availability of fund at reasonable rate। अगला आता है कि फाइनेंशियल डिसीजन, हमने पैसे इकट्ठा भी कर लिया, अब पैसे हमें कहाँ कहाँ लगाना है। तो फाइनेंशियल डिसीजन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजन दैट द फाइनेंस मैनेजर, जो कौन लेता है, फाइनेंशियल मैनेजर, किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। द फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ द कंपनी आर डिटरमाइन द बाई एंड आर कंसर्न विद द इंपॉर्टेंट डिसीजन, जिसको बोला जाता है इंपॉर्टेंट। पैसे भी आ गया, पैसे लगाएंगे कहाँ, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट में बोला है कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज लिमिटेड सोर्स कंपैरिजन टू यूज ऑफ रिसोर्सेज, लिमिटेड होते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसलिए बहुत जरूरी है डिसाइड करना सोर्स इन विच फंड शुड बी इन्वेस्टेड, किस में हम फंड इन्वेस्ट करेंगे। तो इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म में करेंगे या शॉर्ट टर्म में करेंगे। तो लॉन्ग टर्म में हमें पता है क्या होता है, शॉर्ट टर्म हमें पता है क्या होता है, लेकिन एक बात याद रखना, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसका दूसरा नाम है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। क्या नाम है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन किसका नाम है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। और वर्किंग कैपिटल का दूसरा नाम क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक नंबर में पूछा जा सकता है कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन और वर्किंग कैपिटल डिसीजन क्या होते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा, ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन है किसका, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दो टाइप्स के इन्वेस्टमेंट होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है द एसेंशियल ऑफ वर्किंग कैपिटल की क्यों जरूरत पड़ती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, रिसीवेबल मैनेजमेंट के लिए, एफिशिएंट कैश एंड मैनेजमेंट के लिए। फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, मतलब कि जो जो हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स, एक तो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या चीज है, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। एक रेट ऑफ रिटर्न, बदले में कितना पैसा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, क्या चीज, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। अगला आता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, इसमें क्या लिखा है, अंडर दिस फाइनेंशियल मैनेजर ऑर्गेनाइजर डिसाइड द सोर्स फ्रॉम विच लॉन्ग टर्म रेज लॉन्ग टर्म फंड्स, जो हमारा लॉन्ग टर्म फंड्स है वो हमें कहाँ से रेज करना है। तो शेयर होल्डर फंड्स इंक्लूड, जिसमें इंक्लूड किया जाता है शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, रिटेन अर्निंग। क्लियर है बात। अब आता है कि हमारे बोरो फंड से, बोरोड फंड में इंक्लूड किया जाता है इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड अदर फॉर्म ऑफ डेट। द डिसीजन ऑफ रेजिंग फंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इन अप्रोप्रिएट पोर्शन, मतलब कि कहाँ से हमें कौन सा फंड यूज करना है, इक्विटी शेयर से हमें पैसे इकट्ठा करना है या डिबेंचर से हमें पैसे इकट्ठा करना है, इस चीज का हम डिसीजन लेंगे। इंटरेस्ट ऑफ लोन हैज पेड रिगार्डलेस प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। डेब्ट इज कंसिडर द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ फाइनेंस, अगर हम डेटर से पैसा ले रहे हैं, किससे पैसा ले रहे हैं, डेटर से पैसा ले रहे हैं, वो एक किससे, सॉरी, डिबेंचर से अगर हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो एक तरीके का वो क्या है, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फॉर्म ऑफ फाइनेंस है, कि मतलब सबसे सस्ता वही पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग डिसीजन, तो किससे हम पैसा कलेक्ट करेंगे, तो ये हम डिसाइड कर सकते हैं कॉस्ट कितनी आएगी, किसका कॉस्ट ज्यादा है किसका कम है, रिस्क किस में इन्वॉल्वमेंट है, फ्लोटिंग कॉस्ट किसकी है, कैश फ्लो ऑफ द पोजीशन क्या है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्या है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन मतलब इक्विटी शेयर से हमने पैसा ले लिया तो हमें कंट्रोल कोऑर्डिनेशन मतलब कि कम हो जाएगा, अगर डेब्ट से पैसा लिया है तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हमारे पास होगा। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट है डिविडेंड डिसीजन की, डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ किसका, प्रॉफिट है विच हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। क्लियर है बात, डिविडेंड एक पार्ट है किसका, प्रॉफिट का, जो शेयर होल्डर्स के बीच में बांटा जाना है, किसका है, कंपनी का। द डिसीजन रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द वेरियस ग्रुप इन दिस डिसीजन क्या है, इफ ऑल प्रॉफिट आर डिस्पर्स्ड, अगर सारा का सारा प्रॉफिट बांट देंगे तो, वेदर ऑल आर अर्निंग विल बी रिटर्न, ना तो हम सारा का सारा अपने पास रख सकते हैं एज ए रिटर्न अर्निंग, वेदर ए प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट विल बी रिटर्न इन द बिजनेस और रिमाइंडर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर, कुछ अपने पास रखना है कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये डिसीजन किस में लिया जाता है, डिविडेंड डिसीजन में। लेकिन सबसे बात आती है कि फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से होते हैं इसमें भी, फैक्टर तो भाई हर फैक्टर इफेक्ट करते हैं किसी ना किसी पोर्शन को। तो पहला आता है अमाउंट ऑफ अर्निंग, डिविडेंड रिप्रेजेंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर, द अर्निंग इज द मेजर डिटरमिनेंट ऑफ डिविडेंड डिसीजन है।
स्टेबिलिटी अर्निंग है, स्टेबिलिटी डिविडेंड चाहिए, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ऑफर्स retain larger share of profit finance their investment required hence prefer distributing less dividend। कैश फ्लो पोजीशन कैसी है बिजनेस की, शेयर होल्डर प्रेफरेंस क्या है, टैक्सेशन पॉलिसी। तो ये फैक्टर्स है किसके, डिविडेंड डिसीजन के, किसके है, डिविडेंड डिसीजन के क्या है, फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले डिविडेंड डिसीजंस के फैक्टर्स है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं अब, नेक्स्ट हमारा गिवन है क्या, लीगल कंसिस्टेंस, कॉन्ट्रेक्चुअल कंसिस्टेंस, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में बुल है, बियर मार्केट ऑल्सो इफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन, कि शेयर में का प्राइस क्या है, हाई चल रहा है, लो चल रहा है, ये भी एक डिविडेंड डिसीजन का इफेक्ट होता है, डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट करता है ये फैक्टर भी। नेक्स्ट हमारा आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग रेफर्स टू प्रिपरेशन ऑफ प्लान टू एंश्योर एडुकेसी ऑफ फंड एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ फंड्स आर नॉट अवेलेबल ऑन द टाइम ऑफ द कंपनी विल नॉट एबल टू फुलफिल इट्स एक्टिविटी। हमें जिस टाइम पैसे की जरूरत है उस टाइम फंड हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, नहीं है तो कहां से करेंगे, तो ये सब कौन देखता है, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग का, ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या, कि देखिए इट एश्योर द फंड्स आर रेडीली अवेलेबल एट द टाइम ऑफ नीड, कि हमारे पास इतना फंड अवेलेबल है जब अगर हमें जरूरत पड़ती है तब, तो ये देखा जाता है। दूसरा, इट ऑल्सो चेक्स द क्या, फर्म नीड नोट अननेसेसरी रेज रिसोर्सेज, ये भी देखना हमें, अगर हमने अननेसेसरी फंड तो रेज नहीं कर रखा, तो ये सब चीज किसमें देखी जाती है, फाइनेंशियल प्लानिंग में। नेक्स्ट आता है इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या है, फोरकास्टिंग। इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग फ्यूचर्स रिलेटेड different circumstances, this helps the firms and organization in dealing in contingency, prepare under uncertainties है, coordination है, उसके बाद आता है हमारा बिल्डिंग लीक्स है, और इजी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। तो ये था हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का। अब आता है कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कि अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कर लेना, ट्रिपल स्टार कर लेना। इट इज द वन इंपॉर्टेंट डिसीजन अंडर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर, टू डिसाइड द पैटर्न प्रोपोर्शन वेरियस सोर्स दैट शुड बी यूज फॉर रेजिंग फंड। तो हमें पैसा कहाँ से इकट्ठा करना है, तो ये कौन डिसाइड करने में हेल्प करता है, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ ब्लेंड ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी बोरोड फंड ओनर्स फंड रेस्पेक्टिवली, इट इज कैलकुलेटेड एज डेब्ट इक्विटी रेशो। क्या चीज, डेब्ट इक्विटी रेशो, या हम कह सकते हैं डेट अपॉन टोटल कैपिटल, जिसमें डेब्ट्स प्लस इक्विटी आता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप है, ओनर्स फंड, बोरोड फंड, कि बाहर से हमें कितना पैसा लेना है, और ओनर का फंड हमारा जो प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, उससे कितना पैसा क्या लेना है, ये हमें बताता है। अगला आता है फीचर्स, फीचर्स क्या है इसकी, कॉस्ट ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी डिफरेंट सिग्निफिकेंटली अलग अलग होती है, रिस्क इन्वॉल्व इन डेब्ट इक्विटी फाइनेंस आर डिफरेंट, भाई दोनों का, अगर डिबेंचर से पैसा लेंगे उसका अपना रिस्क है, इक्विटी शेयर से पैसा लेंगे उसका अपना रिस्क है, दोनों का अलग अलग है। द कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये आपको बता दिया है, अगर डिबेंचर से हम पैसा लेंगे तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी इन कंपेयर टू इक्विटी शेयर से या प्रेफरेंस शेयर होल्डर से अगर हम पैसा लेंगे तो। इंटरेस्ट इज दैट द पेड ऑन डेब्ट्स इज डिडक्टिबल एक्सपेंसेस, क्या है, डिडक्टिबल एक्सपेंसेस है while calculating the tax liability, where dividend is paid to shareholder is pay out after the टैक्स प्रॉफिट। मतलब कि हमें छूट नहीं मिलेगी, अगर हम डिवेंचर के इंटरेस्ट का पैसा देगा तो कहने का मतलब हमें टैक्स में छूट मिलेगी, अगर हम डिविडेंड का पैसा देंगे तो उसमें हमें कोई भी छूट नहीं मिलेगी। क्लियर है बात। नेक्स्ट आता है हमारा क्या चीज, डेब्ट हमारा क्या है, चीपर सोर्स है इन कंपेयर टू इक्विटी, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट में भी रिजल्ट लिक्विडेशन हो सकता है ऑफ द किसका, बिजनेस का, इन नो सच कंपल्सन इन इक्विटी, इक्विटी में ऐसा नहीं है, अगर हमने इंटरेस्ट का पैसा नहीं दिया तो डिबेंचर होल्डर क्या करेंगे, सिर फोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, हमारे तो पैसा दो, तो लिक्विडेशन हो सकता है बिजनेस का। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले हमारा कैश फ्लो पोजीशन बताएगा, साइज कैसा है उसका डिसाइड करेगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमारा क्या है, आईसीआर, तो नंबर ऑफ द कंपनी कैन कवर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन फ्रॉम द प्रॉफिट, हायर आईसीआर रिड्यूस द रिस्क ऑफ फॉलिंग टू मीट इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो क्या है हमारा,
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या है, टैक्स रेट क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, फ्लोटिंग कॉस्ट क्या है, रिस्क कंसिडरेशन क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है, रेगुलर फ्रेमवर्क है या नहीं है, स्टॉक मार्केट कंडीशन क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का कैसा है, ये सब डिसाइड करवाता है। नेक्स्ट आता है हमारा फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। हमें पता है कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, क्या होती है फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल अमाउंट है क्या चीज, इनकम प्रोक्योरमेंट फॉर बाइंग एंड, किस लिए, फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए जो हम कैपिटल का यूज करते हैं वो हमारी क्या है, फिक्स एसेट्स है। एग्जांपल है प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्सचर्स एंड व्हीकल्स। इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट में, कैपिटल बजटिंग और फिक्स कैपिटल क्या है, कैपिटल बजटिंग और फिक्स कैपिटल। लॉन्ग टर्म ग्रोथ कितनी है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व होता है, रिस्क ज्यादा होता है, इरिवर्सिबल डिसीजन है। सपोज आपने एक गाड़ी खरीद ली, अगर अगर वो गाड़ी एवरेज नहीं देती है, आप मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बहुत पछतावा होगा कि भाई हमने गाड़ी तो ले ली और एवरेज तो देती नहीं है भैया, अब क्या करें, चलाए या इसको बेचे। तो कहने का मतलब इरिवर्सिबल क्या है, डिसीजन है। तो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो फैक्टर अफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक है, नेचर, किस साइज, किस टाइप का बिजनेस है, स्केल कितना है, छोटा बड़ा स्केल है, चॉइस ऑफ टेक्निक, कौन सा टेक्निक से आप प्रोडक्शन करते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है या नहीं है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस कितनी है, डाइवर्सिफिकेशन है या नहीं है, फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव और दूसरे सोर्सेज है या नहीं है, लेवल ऑफ कोलोबरेशन कितना है। तो ये सब भी हमारा डिसाइड करता है किसको, फिक्स कैपिटल को। अब आती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हमें पता है डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल। और उस कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल, जिसमें इंक्लूड होता है स्टॉक, इन्वेंट्री, डेटर, बिल्स रिसीवेबल एटसेट्रा। वेरियस टाइप्स ऑफ करंट एसेट्स दैट कंट्रीब्यूट वर्किंग कैपिटल, कैश इन हैंड है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, बिल्स रिसीवेबल है, डेटर है, फिनिश गुड्स है, इन्वेंट्री है, वर्क इन प्रोग्रेस है, रॉ मटेरियल, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। तो ये याद कर लेना, इसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से करंट एसेट्स कौन सी है कौन सी नहीं है। वेरियस आर द करंट लायबिलिटीज, जैसे बिल्स पेबल है, क्रेडिटर, तो याद रखना प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स है, रॉ मटेरियल भी हमारा करंट एसेट्स है, वर्क इन प्रोग्रेस पे करंट एसेट्स स्टॉक होता ही है, फिनिश गुड्स आपको देखने को क्या नहीं मिलेगा, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, ये आप लोग याद रख लेना, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। नेक्स्ट है अफेक्ट करने वाले वर्किंग कैपिटल को कौन से, में सबसे पहले नेचर कैसा है, बिजनेस साइकिल कैसी है, सीजनल फैक्टर कैसे है, स्केल ऑफ ऑपरेशंस कैसे है, क्रेडिट अलाउड है या नहीं है, प्रोडक्शन साइकिल कैसी है, क्रेडिट मिल जाता है या नहीं मिल जाता। मतलब कहने का मतलब ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल को। ऑपरेशन एफिशिएंसी कैसी है, रॉ मटेरियल मिल जाता है या नहीं मिल जाता है, ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स कैसा है, कंपटीशन कैसा है, इन्फ्लेशन कैसा है। तो ये हमारे फैक्टर्स थे किसको, वर्किंग कैपिटल को मीट करने के। अगर हमें रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो हमारा प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो वो भी हमारा क्या होगा, वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करेगा। अगर हमें उधार सामान नहीं मिलेगा तो इसका मतलब हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिएगी, तो वो भी इफेक्ट करेगा। हमारा क्या है, क्रेडिट में सामान बेचते हैं तब भी हमें वर्किंग कैपिटल की ज्यादा नीड होगी, अगर दो क्रेडिट में सामान खरीदते हैं तो हमारे वर्किंग कैपिटल की कम जरूरत होगी। तो ये सब फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसको, वर्किंग कैपिटल को। तो ये थे हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या चीज, रिवीजन। अब आप लोगों का चलते हैं लेकर के रिवीजन किसका, फाइनेंशियल मार्केट का। किसका, फाइनेंशियल मार्केट का। इजी है, ज्यादा टाइम का नहीं है, पेशेंस बना करके रखना और रिवीजन करते हुए चलना। टाइम बहुत कम बचा है तो हमें रिवीजन करना ही है। ये आज हो जाएगा, एक बिजनेस स्टडी के कल रिवीजन हो जाएगा, इसके बाद आपके एमसीक्यूज, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी के इतने एमसीक्यूज कर देंगे कि उससे बाहर पेपर देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट। भाई अगर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा हो तो अपना स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या कर लेना, इंक्रीज कर लेना। इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल मार्केट क्या है, फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ एसेट्स एंड एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज का, शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग टर्म बिजनेस फाइनेंस का। इसमें फाइनेंशियल मार्केट में दो तरीके के मार्केट होते हैं, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। ठीक है। फंक्शन ऑफ मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट का क्या फंक्शन है, पहला तो सेविंग्स को और चैनलाइज को मोस्ट प्रोडक्टिविटी में यूज करना। मतलब जो हमारे सेविंग्स है उसको हम ऐसी जगह लगाएंगे जहां से हमें इंटरेस्ट मिलेगा और पैसा इंक्रीज किया जा सकता है। तो वो फैसिलिटी कौन देता है, फाइनेंशियल मार्केट।
facilitating price discovery, providing liquidity facility to financial asset, reduction of cost transaction, ये सब हमारे फंक्शन है किसके, फाइनेंशियल मार्केट के। क्लियर है। अब बात आता है कि मनी मार्केट क्या होता है। मनी मार्केट वो मार्केट है जहां पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का, क्या चीज, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का जिसका पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है उसका डील किया जाता है। तो पहला आता है इसमें कौन कौन से हैं, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है, आरबीआई। किसके बिहार पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहार पे। मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है, 14 से 365 दिन शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए। ये याद रखने की जरूरत है कितने दिन का होता है, 14 से 365 दिन का कौन इशू करता है, आरबीआई। क्लियर है बात। नेक्स्ट आता है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर कौन इशू करते हैं, लार्ज और क्रेडिट वर्थ कंपनी। कितना होता है, 15 से 365 दिन। सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल की नीड के लिए होता है। कॉल मनी कौन करता है, बैंक आपस में पैसा उधार लेते हैं सीआरआर को मेंटेन करने के लिए। 1 से 15 दिन का होता है, मेंटेन करते हैं क्या, सीआरआर। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन करता है, कॉमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। टाइम पीरियड कितना होता है, 3 मंथ से 365 दिन, मतलब 3 महीने से 1 साल। हाइट हेल्प होती है किसमें, हाइट लिक्विडिटी पीरियड में। कॉमर्शियल बिल कौन होता है, सेलर और एक्सचेंज करते हैं एज ए बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको हमने माना गया है। और कब तक रहता है, 1 साल तक मैच्योरिटी रहती है इसकी। मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की होती है। ये थे हमारे इंस्ट्रूमेंट जो प्राइमरी मार्केट में हेर फेर किए जाते थे। अब आता है कैपिटल मार्केट क्या होता है। कैपिटल मार्केट जो मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील करता है वो। ये डिफरेंस है मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में। पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, आरबीआई, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट, फॉरेन इन्वेस्टर। ट्रेजरी, ट्रेड पेबल्स, कॉमर्स पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और इसमें इक्विटी शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट आउटलेट। इन्वेस्टमेंट आउटलेट क्या है, रिक्वायर्ड ह्यूज इन्वेस्टमेंट। ट्रेजरी बिल्स रिक्वायर मिनिमम, ट्रेजरी बिल्स को कितना मिनिमम होगा, 25,000 और इसके मल्टीपल्स में होगा। रिक्वायर स्मॉल इन्वेस्टमेंट आउटलेट सिक्योरिटीज 100,000। ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म में होती है, ये मीडियम लॉन्ग टर्म में होती है। लिक्विडिटी हाईली लिक्विड है और ये लिक्विड है। सेफ्टी किसमें, इंस्ट्रूमेंट्स आर सेफ बिकॉज शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन होती है। इंस्ट्रूमेंट्स रिस्की है क्योंकि लॉन्ग टर्म का होता है। नेक्स्ट हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न। मार्केट सिक्योरिटीज यील्ड कंपैरेटिवली लेस रिटर्न है और इसमें ज्यादा रिटर्न मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल मार्केट। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट डील्स इन इशू ऑफ फर्स्ट टाइम इन मार्केट ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। प्राइमरी मार्केट को क्या बोला जाता है, न्यू इशू मार्केट भी बोला जाता है, जहां पे फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज को क्या इशू की जाती है। तो इसका मतलब फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज परचेज की जाती है और फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज ही इशू की जाती है। उस मार्केट को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, इंडिविजुअलिज्म मेन मार्केट पार्टिसिपेंट है किसके, प्राइमरी मार्केट में। अब बात आती है कि कैसे कैसे किया जाता है प्राइमरी मार्केट में। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में जर्नली एडवर्टाइजमेंट कर देगा। ऑफर फॉर सेल, पहले अपने शेयर्स किसी आदमी को बेचेगा, बैंक को बेच दिया, बैंक फिर वो शेयर बेचेगी, वो कहलाएगा ऑफर फॉर सेल। प्राइवेट प्लेसमेंट, अपने आदमी को दे देना। राइट इशू, अपने ही शेयर होल्डर्स को दे देना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनके रेशो में फिर दोबारा से उन्हीं को ही शेयर चूज करने का मौका दे देना, वो कहलाता है राइट इशू। ईपीआई, ईआईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसमें बोला जाता है कंपनी कैन रेज फंड इशूइंग कैपिटल टू द पब्लिक थ्रू ऑनलाइन सिस्टम स्टॉक एक्सचेंज, उसको क्या बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि क्या चीज खरीदी बेची जाती है, क्या चीज, डील्स इन सेल्स एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। दूसरा नाम है सेकेंडरी मार्केट का, क्या याद रखना, स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर है बात। सेबी प्रिस्क्राइब्ड द फ्रेमवर्क विद इन द ऑल सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, किसके अंतर्गत में सिक्योरिटीज का लेन देन किया जाता है, सेबी के। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू डिसइन्वेस्ट और री इन्वेस्ट टू इन्वेस्टर बाय द एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज। क्लियर है बात। प्राइमरी सिक्योरिटीज में फर्स्ट टाइम खरीदी और बेची जाती है। इसमें इशू डायरेक्टली टू इन्वेस्टर, ओनरशिप चेंज बिटवीन द ब्रोकर, प्रमोट्स डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन, प्रमोट्स इनडायरेक्ट है। ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज दोनों है, डिसाइडिंग बाय द मैनेजमेंट इशूइंग
डिटरमाइन द मार्केट फोर्सेज, नो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है, लोकेटेड स्पेसिफिक प्लेस है। नेक्स्ट हमारा आता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का क्या है? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 में, अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, याद रख लेना सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना था? 1956 में। अगर याद नहीं रहता तो सिक्योरिटी 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 सिक्योरिटी, और किसको? कंपनी एक्ट भी कब बना था? 1956 में। तो सिक्योरिटी एक्ट भी कब बना था? 1956 में। ये आपको याद रख लेने की जरूरत है, एक नंबर पे पूछा जा सकता है। डिफाइन स्टॉक एक्सचेंज, body of individual whether incorporated not constituted for the purpose assisting regulating controlling the business of buying and selling के लिए क्या बनाया गया था? स्टॉक एक्सचेंज। फंक्शंस क्या है स्टॉक एक्सचेंज के? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज का प्राइस डिसाइड करता है, सेफ्टी रखता है ट्रांजैक्शंस की, कंट्रीब्यूट इकोनॉमिक में ग्रोथ करता है, स्प्रेड इक्विलिटी करता है, प्रोवाइडिंग लीगल स्पेकुलेशन प्रोवाइड करता है। कौन? स्टॉक एक्सचेंज। ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर, ट्रेडिंग और सेटलमेंट प्रोसीजर क्या बोला है? इन ट्रेडिशनल टाइम आउट क्रेसी एंड ऑक्शन, मतलब पुराने समय में क्या बोलियां लगती थी। अगर आपको शेयर खरीदना है तो आपको जाना पड़ेगा मुंबई, वहां से पैसे देकर के आओ, फिर वहां से शेयर लेकर के आओ। अगर आपको बेचना था तो फिर दोबारा आप क्या करोगे? उस शेयर को लेकर के जाओगे मुंबई, वहां बेच करके आओगे। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता था, रिस्की भी था। तो इसका मतलब क्या था? रिस्की भी था। तो पुराने समय में, लेकिन अब मॉडर्न समय में सब कुछ चीज क्या कर दी? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम से कर दी, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग कर दी। सिस्टम transactions are carried out the computer screen, both the parties are able to see the price, दोनों पार्टी खरीदने वाली भी और बेचने वाली दोनों देख सकती है कि क्या प्राइस चल रहा है, क्या प्राइस नहीं चल रहा है। एडवांटेज क्या है? ट्रांसपेरेंसी आ गई, इजी हो गया ऑपरेशन करना, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हो गए, सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ ट्रेडिंग इन सेटलमेंट प्रोसीजर। तो पहले क्या होगा? ब्रोकर को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, ऑर्डर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले ब्रोकर पकड़ना पड़ेगा, फिर डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, फिर ऑर्डर करना पड़ेगा, फिर एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। क्या करना पड़ेगा? एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ऑर्डर को। देखो प्लेसिंग ऑर्डर में क्या बोला गया? इन्वेस्टर हैज टू प्लेस ऑर्डर विद द अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रोकर, ब्रोकर के थ्रू आपको क्या करना पड़ेगा? प्लेस करना पड़ेगा ऑर्डर सिक्योरिटी बाय गिविंग हिम क्लियर इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग नंबर और प्राइस विद द सिक्योरिटी मस्ट बी ट्रेडेड। उसके बाद क्या होगा? ऑन रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर मिलने के बाद broker goes on online, execute the order matching the price securities needed, client on completion the transaction he will issue, क्या इशू करेगा? क्रेडिट नोट। क्या? क्रेडिट नोट। क्या? क्रेडिट नोट टू द इन्वेस्टर गिविंग ऑल द डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन, उसको क्या दे देगा? क्रेडिट नोट, जिसमें सारी डिटेल लिखी रहेगी, मतलब एक स्लिप काट करके दे देगा आप लोगों को। नेक्स्ट उसके बाद सेटलमेंट का पीरियड। Settlement, after the receipts of contract note a day before financial settlement, the investor delivers the securities sold or makes payment of securities purchase, which is called pay in day। क्या चीज बोला जाता है उसको? पे इन डे। और उसका टाइम पीरियड होता है T+2 डे द ब्रोकर डिलीवर्स द पेमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज। T+2 और पे इन डे, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। T+2 और पे इन डे। डीमेटेरियलाइजेशन एंड डिपोजिटरी, क्या होता है डीमेटेरियलाइजेशन? इन द प्रोसेस ऑफ कैंसिलेशन द फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज एंड कन्वर्टिंग, फिजिकल सिक्योरिटीज को, कागज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेंज करने को हम क्या बोलते हैं? डीमेटेरियलाइजेशन। और कब हुआ था? डिपोजिटरी एक्ट 1966 के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस किया गया था। डिपोजिटरी एक्ट 1966 के अकॉर्डिंग क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया गया था। वर्किंग ऑफ डीमेट सिस्टम, तो आइडेंटिफाइड डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट आइदर बैंक, ब्रोकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। फिर क्या होगा? ओपन खोला जाएगा, पैन अकाउंट कंपलसरी है, पैन नंबर, परमानेंट क्या है फुल फॉर्म? परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। और कितने डिजिट का होता है ये आपको बताना है, कितने डिजिट का होता है ये आपको कमेंट में बताना है। पैन नंबर की फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो ये थे। और द फिजिकल सर्टिफिकेट रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज गिवन टू डिपोजिटरी। उसके बाद इन्वेस्टर प्लान सप्लाई द शेयर, इनिशियल पब्लिक ऑफर, डिटेल्स द डिपोजिटरी। उसके बाद क्या होगा? शेयर्स आर सोल्ड
थ्रो द ब्रोकर शेयर्स बेचे जाएंगे, ब्रोकर्स के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स इज नीडेड, डेबिट द अकाउंट नंबर ऑफ शेयर, सब चीज आपके अकाउंट में कर दी जाएगी। तो इंपॉर्टेंट उसके बाद आता है एंटायर ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड विद इन द period of 2 days the delivery of shares and receipts of payment from the buyer कब T+2 basis settlement period within 2 days के अंदर कर दिया जाएगा T+2 days। डिपोजिटरी क्या होता है? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, जो आपके शेयर्स का लेन देन रखेगी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसको बोला जाता है डिपोजिटरी। जनरली दो है, एनएसडीएल और सीएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आर द इंटरमीडिएट्स इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टेड डिपॉजिटरी, दे एक्ट एज कनेक्ट पॉइंट बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर, उनको क्या बोला जाता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो इसमें से आपको याद रखने की ये साइकिल कितने दिन की होती है? T+2 की डे है। अकाउंट में खोलने के लिए हमें क्या चीज चाहिए? परमानेंट अकाउंट अकाउंट नंबर, कितने डिजिट का होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इनकॉर्पोरेट हुआ था 1992 में, रिकॉग्नाइज पहचाना गया था 1993 में, और बन गया था कब? 1994 में ये चालू हो गया था। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? नेशन वाइड है, कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है, एंश्योर सेटलमेंट साइकिल है, शॉर्ट है, बुक्स ऑफ एंट्री सेटलमेंट है, इंटरनेशनल बेंचमार्क्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स अवेलेबल कराता है कौन? एनएससी। नेक्स्ट हमारा देखना क्या बोला है, क्या चीज? मार्केट सेगमेंट ऑफ एनएससी। एनएससी के मार्केट सेगमेंट कौन कौन से? होलसेल डेप्ट और कैपिटल मार्केट सेगमेंट। तो दो डेप्ट है, होलसेल डेप्ट और मार्केट सेगमेंट। डेप्ट किसके सेगमेंट है? एनएससी के सेगमेंट से। नेक्स्ट हमारा आता है OCTEI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओवर द काउंटर एक्सचेंज मतलब क्या बोला है? काउंटर मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर्स सीक ईच अदर टू परचेज एंड सेल सिक्योरिटीज ऑफ स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस। क्लियर है बात? OTCI was incorporated in 1992 under the Company Act 1956। कब बना था? 1992 में बना था, कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। एडवांटेज क्या थे? एडवांटेज क्या थे? ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देना, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड था, बहुत प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट था, फ्रीडम देना था, ट्रांसपेरेंसी करना था, फ्री फ्लोट इंफॉर्मेशन था। अब बात आती है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या चीज? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था, जो स्टैब्लिश हुआ था 1875 में। कब हुआ था? 1875। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, कब स्टैब्लिश हुआ था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? 1875, 1875, 1875, 1875 में। इट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म रेजिंग का कैपिटल, कैपिटल को रेज करने के लिए, विच कंट्रीब्यूट्स द ग्रोथ ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर। परमानेंट रिकॉग्नाइजेशन टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाज गारंटीड एज पर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग उसको दी गई थी। ऑब्जेक्टिव क्या था? इफेक्टिव ट्रांसपेरेंटी मार्केट फॉर ट्रेड, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देना, एंश्योर एक्टिविटी ट्रेड, सर्विस कैपिटल मार्केट था, कंफर्म इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स था। उसके बाद आया था हमारा क्या आ गया? सेबी। क्या आ गया? सेबी। सेबी आया था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 12 अप्रैल 1998 में, जिसको पावर मिले 1992 में, पास बाय द किसके द्वारा? इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया। नेक्स्ट, सेबी हैज ए हेडक्वार्टर। सेबी का हेडक्वार्टर का है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। कहा है? मुंबई में। हैज रीजनल ऑफिस कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, अहमदाबाद में। तो रीजनल ऑफिस है जितने भी महानगर, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, और हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। सेबी वर्क्स एज इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी विच एम्स टू प्रमोट ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज ऑफ मार्केट। रीजन क्या था इसका? कंट्रोल करना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को और इंटरेस्ट, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। रोल कौन है? पर्पज और रोल, इश्यूअर है, इन्वेस्टर है, इंटरमीडिएटरीज है इनके बीच में। ऑब्जेक्टिव क्या था? रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना, सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, राइट्स किसके? इन्वेस्टर्स को प्रिवेंट करना, बचाना, चेक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मेंटेनिंग, क्रिएट बैलेंस करना, अटेंड इन्वेस्टर कंप्लेंट्स, जो भी कंप्लेंट्स है उनको सोल्व आउट करवाना। अब बात आते हैं फंक्शन, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस किसके? सेबी के। तो सेबी कब बना था ये आपको याद रखना है। तो सेबी कब बना था? 1990
इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में और उसको पावर मिल गई थी 1992 में। अगर आपको इस्टेब्लिशमेंट में बोला तो 1988 में और पावर की बारे में पूछा जाए तो 1992 में। नेक्स्ट है फंक्शंस कौन कौन से है। रेगुलेटरी फंक्शन है, उसके डेवलपमेंट फंक्शंस है। रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन। अगर आपको नाम से याद हो रहा होगा, रेगुलेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना ब्रोकर सब ब्रोकर्स का, रजिस्ट्रेशन कलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट स्कीम्स है, रेगुलेटिव स्टॉक बैंकर्स है, रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स है, इंस्पेक्शन करना है, चार्जिंग फीस है, प्रमोटिंग एक्सरसाइज ड्यूटी है। डेवलपमेंट एजुकेशन देना, ट्रेनिंग देना, कंडक्ट रिसर्च, पब्लिक इंफॉर्मेशन देना, टेकिंग मेजर डेवलपमेंट करना कैपिटल मार्केट का। प्रोटेक्टिव क्या है, फ्रॉड से बचाना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से रोकना, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना, एजुकेट करना इन्वेस्टर को, प्रमोट फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना। ये सब काम किसने किया था, सेबी ने किया था। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ सेबी, सेबी हैज 5 ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। कितने हैं, 5 है। हेड है इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कौन है, बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इट इज एडवाइज और असाइंड द पॉलिसी फॉर्मेशन टू एडवाइजरी कमेटी, जिसको बोला जाता है प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी और सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी। और जो ऑब्जेक्टिव क्या है अब एडवाइजरी कमेटी का, एडवाइस सेबी ऑन मैटर रिलेटेड टू रेगुलेशन करना, डेवलपमेंट करवाना, रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी एज पर द डिस्क्लोज करना, लीगल फ्रेमवर्क डिसाइड करना। ये सब कौन काम करती है, एडवाइजरी कमेटी, जो 2 है, प्राइमरी मार्केट की और सेकेंडरी मार्केट की एडवाइजरी कमेटी। नेक्स्ट आता है हमारा मार्केटिंग। क्या आता है, मार्केटिंग। तो सबसे पहले ये भी अपने आप में एक पूरा बड़ा चैप्टर है, क्या चीज, मार्केटिंग, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। और एक बात और, जैसे ही आप लोगों की फर्स्ट बुक की जो हमारी 11th क्लास के जितने भी टॉपिक्स थे उसके शॉर्ट फॉर्म्स आए थे, डेट आई थी, ऐसे ही आपको एक इसकी भी पूरी क्लास मिलेगी, दोनों बुक्स की शॉर्ट डेट, फुल फॉर्म्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। तो कल आप तक वो क्लास मिल जाएगी। तो इसके साथ साथ आप ये सोच करके चलिए, आपके साथ साथ मेरी भी मेहनत उतनी हो रही है जितना आप तो केवल देख रहे हो, मेरे को कलेक्ट करना पड़ रहा है, फिर बनाना पड़ रहा है, फिर आप तक पहुंचाना पड़ रहा है। आज क्या हुआ है कि एक केवीएस पीजीटी कॉमर्स का एस्पिरेंट था जिसने नंबर मांगे यूट्यूब से, और उसके बाद उसका फर्स्ट क्वेश्चन था, पहले तो ऐसी बात चली, तो उसके बाद ये बोला कि सर आप क्या करते हो। तो मैंने उसको जवाब यही दिया, भाई या बहन, मैं कुछ नहीं करता, मैं खाली बैठा हूं, मतलब एज ए फ्री बैठा हूं, मैं कुछ काम नहीं करता, बस मेरा मन किया मैं वीडियो बनाने लग गया और आप लोग देखने लगे। तो मतलब आपको ये क्या जिज्ञासा है, मैं क्या करता हूँ, कौन से स्कूल में हूँ, कहाँ पे हूँ, ये सब चीज कॉन्फिडेंशियली है, हर चीज नहीं बताई जाती। आपको प्रॉपर मैंने बता रखा है, जो भी मेरे से पूछता है उसके बाद भी वही क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं। केवल आप इतना देखिए कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अगर अच्छी लग रही है तो आप लीजिए, अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप मत लीजिए। हम इतना ही कर सकते हैं, हम फोर्स तो कर नहीं रहे आपको कि नहीं भाई हमारा चैनल देखो या हमारे ही नोट से आप पढ़ो तब सक्सेसफुल होगा। मैंने तो आज तक तो ये बात आपको बोली ही नहीं है कि आप मेरे ही नोट से पढ़ोगे या आप मेरे से ही पढ़ो। मैंने ये कहा है कि इससे बेस्ट कंटेंट आपको जो यहाँ पे इस चैनल पे प्रोवाइड किया जा रहा है, इससे बेस्ट कंटेंट पीजीटी कॉमर्स का कहीं भी किसी चैनल पे नहीं करवाया जा रहा होगा और रेगुलर कोई भी नहीं करवा रहा होगा, चाहे वो अपने आप में कितना बड़ा चैनल हो, चाहे वो कितना बड़ा इंस्टीट्यूट हो। अगर है तो आप मेरे को जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरी नजर में तो अभी तक ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट दे रहा हो। मैं केवल पेड दे रखे हैं क्या चीज, एमसीक्यूज, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये इन सब क्या है, क्योंकि इसमें क्या लगता है, टाइम लगता है बनाने में भी, कलेक्ट करने भी, तो उसको भी पैसे देने पड़ता है। ये तो आप थोड़ी बात समझ सकते हो बात, जो भाई जो मेहनत कर रहा है उसको तो देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक कलेक्ट करूंगा। मैंने भी ये काम किसी को छाट करके दे रखा है, वो कलेक्ट करता है, बनाता है, तो ये सब काम उसका है, तो उसको भी तो कुछ देना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि मैं उसको भी अपनी जेब से दूं। तो ये सब क्या है, केवल पेड रखा है। बाकी बाकी जो भी चीज यूट्यूब पे मैं जो करवा रहा हूं,
फ्रॉम टिल टू लास्ट सारे टॉपिक्स मिलेंगे। ऐसे कोई भी टॉपिक नहीं है कि केवल ऑफलाइन वालों को वो चीज करा रहे हैं और आप सर ऑनलाइन वालों को हमें कुछ नहीं करा रहे। जितना कंटेंट है शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा कंटेंट है, कोई भी टॉपिक गायब नहीं है। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो चीज बताई जा रही है। ऐसा नहीं है कि केवल इंपॉर्टेंट बता दिया और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको नहीं बताया। ये कि मैराथन क्लासेस में सब खत्म कर दिए। तो आप पीछे जाकर के देखोगे 80 से 90 वीडियो अपलोडेड है विद द कंटेंट विद द टॉपिक वाइज। अगर जिसको पढ़ना हो टॉपिक वाइज, अभी तो आपके पास टाइम नहीं है, तो कोशिश करिए आप जो ये मैराथन क्लासेस करवाई जा रही है इसी को है आप रिवाइज कराइए। और जो शुरू से बन रहा होगा, जिस जो ये इस चैनल पे जनवरी से आ रहा होगा, तो वो कंटिन्यू डेली क्लासेस देख रहा होगा, उसके लिए बर्डन नहीं हुआ होगा, मैं ये मानता हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या चीज, ज्यादा डिस्कशन हो जाएगा तो आप बोलोगे सर हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है, मार्केटिंग। मीनिंग ऑफ मार्केट। मार्केट का मतलब क्या है, गैदरिंग एक प्लेस है जहां पे बायर और सेलर मिलते हैं आपस में और सामान को खरीदते बेचते हैं। तो मार्केट का मतलब क्या होता है, मार्केट लैटिन वर्ड्स है मार्केटस, विच का मतलब टू ट्रेड, मार्केटस का मतलब होता है टू ट्रेड करना और ये लैटिन वर्ड है। मार्केटिंग का मतलब क्या है, और मार्केटिंग की डेफिनेशन हमेशा पूछी जाती है, तो याद करना फ्लिप कोल्टर, फ्लिप कोल्टर, फ्लिप कोल्टर। फ्लिप फ्लिप्स की क्या आती थी, डीवीडी आती थी, फ्लिप्स एक कंपनी है ना, तो वो याद रख लेना। मार्केटिंग का मतलब फ्लिप्स ही सबसे दुनिया में छाई हुई थी, तो उससे याद कर लेना फ्लिप कोल्टर, सबसे इजी। नेक्स्ट हमारा चलता है, देखो क्या बोला गया है नेक्स्ट। मार्केटिंग डिफाइंस मीन ह्यूमन एक्टिविटी एम टू सेटिस्फाई नीड्स डिजायर्ड थ्रू द एक्सचेंज प्रोसेस। मार्केटिंग एक कंसेप्ट है, की है डिटरमाइन द नीड्स का पता लगाना, डिजायर्स टारगेट मार्केट्स, डिलीवरिंग सेटिस्फाइंग मोर एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। नेक्स्ट आता है फीचर्स क्या है, नीड्स और वांट्स का पता लगाता है कौन, मार्केटिंग। क्रिएटिंग मार्केट ऑफर देता है, कस्टमर वैल्यू को ध्यान में रखा जाता है, एक्सचेंज मैकेनिज्म है। तो ये सब किसका काम है, मार्केटिंग के काम है। व्हाट कैन बी मार्केटेड, क्या चीज बेचा जा सकता है, बेचा जा सकता है। तो आज की दुनिया में क्या नहीं बिकता, सब बिकता है सर, पैसा फेंको तमाशा देखो। तो इसका मतलब फिजिकल प्रोडक्ट हो गया, सर्विस हो गया, आइडिया हो गया, पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई, इवेंट्स हो गए, इंफॉर्मेशन हो गई, सब चीज बिकती है। जो चीज बोलो वो चीज बेच देंगे हम तो। मार्केटर, मार्केटर क्या होता है कि मार्केटर एनीवन हु मेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू आइडेंटिफाई द नीड्स कस्टमर्स, ऑफर द प्रोडक्ट्स एंड परस्यूड देम टू ऑर्डर टू बाइंग द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, उसको बोला जाता है मार्केटर। सेलर एज ए मार्केटर वन हु प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन, दे मेक्स प्रोडक्ट service available, sell them customer in order to make their desire. They are classified दो, good marketer, service marketer। सच एज आपको याद होगा हिंदुस्तान लीवर, इंडियन एयरलाइंस, जो ये हमारी सर्विस मार्केटर है, गुड मार्केटर है। अदर मार्केटिंग एजेंसीज सच एज वाल्ट डिज्नी, लाइक टूरिस्ट डेस्टिनेशन। मार्केटिंग एक्टिविटीज आर दोज अंडरटेक मार्केट इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बात आती है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, ये भी डेफिनेशन किसने दी थी। एक बात याद रख लेना, जर्नली 99% अगर आपका मार्केटिंग से कोई भी डेफिनेशन पूछा जाता है और उसका पूछा जाता है कि लिखने वाला या देने वाला कौन था, तो याद रख लेना फिलिप्स कंपनी। क्या याद रख लेना, फिलिप्स कंपनी है भाई, जहां भी टेको फिलिप्स कंपनी दिखाई दे रही है, फ्लिप कोल्टर पे साइन मार देना। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या है, क्या बोला है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग एक्टिविटीज विद द मार्केट गुड्स एंड सर्विस टू ऑर्डर मीट द नीड्स एंड ऑफ द कस्टमर। तो ये सब काम किसका था, मार्केटिंग था। क्रिएटिंग डिमांड बाय प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स, क्रिएट डेवलपमेंट कम्युनिकेट, ये सब काम किसका था, मार्केटिंग। अब बात आती है कि मार्केटिंग और सेलिंग क्या होते हैं। तो इसका मतलब मैं आपको सिंपल सी भाषा में बता देता हूं, पूरा डिस्कशन पे नहीं चलूंगा। ये हमारा क्या है, मार्केटिंग। मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट है क्या, सेलिंग। तो इसका मतलब मार्केटिंग बड़ा टर्म है और सेलिंग छोटा सा है। तो इसका मतलब सेलिंग है वो पार्ट है, सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ किसका, मार्केटिंग का। क्लियर है, बस केवल इतना आपको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलोसफी, तो ये फिलोसफीज आपको याद होनी चाहिए। प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट में ये बोला गया है हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है। क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है, जिससे हमारा ऑन एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी और हम प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाएंगे। ये प्रोडक्ट कंसेप्ट का, प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या बोला है कि क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है, किसका, क्वालिटी का।
प्राइस को ध्यान में नहीं रखना, इसमें क्वालिटी अपने आप अच्छी क्वालिटी दोगे तो कस्टमर अट्रैक्ट होगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेगा तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसका एग्जांपल आप याद रख लेना, एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी ने पहले 11 निकाला, फिर 12 निकाला, फिर 13 निकाला, फिर 14 निकाला, ऐसे मोबाइल निकालती जा रही है, लेकिन वो क्वालिटी दे रही है तो उसकी सेल हो रही है, सेल हो रही है तो वो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली उसका इंक्रीज हो रहा है। सेलिंग कंसेप्ट में क्या बताया गया, प्रोडक्ट को ऐसे धुआंधार बेचना है, ऐसी टेक्नोलॉजी लगानी है बेचने में, सेलिंग एडवर्टाइजमेंट ऐसे करना है ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा हम बेचे, ज्यादा से ज्यादा हम बेचेंगे तो प्रॉफिट हमारा ज्यादा से ज्यादा आएगा। मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या बताया गया, कस्टमर्स की नीड को फुलफिल करके हमें पैसे कमाने हैं। कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो वो हमारे प्रोडक्ट खरीदेगा, प्रोडक्ट खरीदेगा तो हमारी सेल ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। सोसाइट सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट भी मिल जाता है, तो सोसाइटी का भी हम वेलफेयर करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट वो लोग खरीदेंगे। सबसे एग्जाम्पल है जो कि हमारे इंडिया में लागू नहीं हुआ लेकिन हो जाना चाहिए था, जैसे कि पॉलीथीन बैन थी तो कुछ लोगों ने स्टार्टअप किया था कि पॉलीथीन नहीं देंगे, पेपर बैग देंगे, तो मतलब उस चीज का भी हमें ध्यान रखना है, मतलब सोशल वेलफेयर करके हमारा क्या ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचना है और उससे हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग की फंक्शंस क्या, गैदर एंड एनालिसिस ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, भाई इकट्ठा होना और एनालिसिस करना किसका, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन का, मार्केटिंग की प्लानिंग करना, प्रोडक्ट डिजाइनिंग डेवलप करना, स्टैंडर्डाइज और ग्रेडिंग करना, मतलब प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्डाइज देना, आईसीआईसीआई प्रोडक्ट है, हॉलमार्क के प्रोडक्ट है, उसको उसके बेसिस पे क्या करना, स्टैंडर्डाइजेशन देना, ग्रेडिंग करना, पैकेजिंग करना, लेबलिंग करना। पैकेजिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग वेल डेवलप पैकेज, डैमेज, स्पॉइलेज, ब्रेकेज, लीकेज जो हम करते हैं पैकेजिंग। लेबलिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ लेबलिंग द प्लेस ऑन पैकेज, जो पैकेज है उसके ऊपर जो हम लिखेंगे वो हमारा कहलाएगा लेबलिंग। ब्रांडिंग करना, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, क्या करना, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्रमोशन करना, कौन सी टेक्निक यूज करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, पर्सनल सेलिंग करनी है, पब्लिक रिलेशन करनी है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे हमें प्रोडक्ट्स को पहुंचाना है, भाई 1 चैनल यूज करना है, 2 चैनल यूज करना है, 3 चैनल्स यूज करना है, तो वो सब हम देखना, ट्रांसपोर्टेशन कैसे भेजना है, स्टोरेज का हम कहा करेंगे, वेयर हाउस में। अब आते हैं मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स हमें सबसे इंपॉर्टेंट है, 4 एलिमेंट्स है, क्या चीज, पी फॉर प्रोडक्ट, पी फॉर प्राइस, पी फॉर प्लेस, पी फॉर प्रमोशन। तो ये 4 एलिमेंट्स है, 4 पीज जो आपको याद रखने हैं क्योंकि जनरली पूछे जाते हैं पेपर में और माने भी जाते हैं। 4 पीज इंपॉर्टेंट है, क्या है, प्रोडक्ट, एनीथिंग वैल्यू दैट ऑफर्ड फॉर सेल उसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट। सम ऑफ मनी दैट कस्टमर पे, सामान के बदले पैसे देगा वो प्राइस। फिजिकल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल एट कस्टमर सेल्स पॉइंट, उस पे प्रोवाइड करवाना वो क्या कहलाएगा, प्लेस। प्रमोशन, कौन सी टेक्निक से इंफॉर्मेशन पहुंचाना है कस्टमर्स तक ताकि प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा और वो खरीदे। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है इन आई ऑफ कस्टमर ए कलेक्शन यूटिलिटी दैट परचेज बिकॉज ऑफ एबिलिटी टू मीट सेटिस्फाइड नीड, वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है जो उसकी सेटिस्फाई को नीड को पूरा करता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को कैसे बांटा गया है, कस्टमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को 2 कैटेगरीज में बांट दिया गया, कस्टमर प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को फिर 2 पार्ट में बांट दिया, किसमें, ड्यूरेबल प्रोडक्ट और शॉपिंग एफर्ट्स प्रोडक्ट। किसको, कस्टमर, फिर 2 पार्ट में बांट दिया, किसको, कस्टमर प्रोडक्ट को, किसमें, ड्यूरेबिलिटी प्रोडक्ट और शॉपिंग एफर्ट प्रोडक्ट। ड्यूरेबल में फिर बांट दिया किसमें, नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, सर्विस। और इसको बांट दिया कन्वीनियंस, शॉपिंग प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट। अब बात करते हैं हम क्या क्या होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट।
पहला आता है शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व। कन्वीनियंस प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमें इजीली भी मिल जाते हैं। शॉपिंग प्रोडक्ट्स आर दोज विच बायर स्पेंड स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब कि उसको पता करने में, सेलेक्ट करने में टाइम लगता है, तो वो हमारा आता है शॉपिंग प्रोडक्ट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? आर दोज हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स कंपेल द कस्टमर परचेज देम। आर्ट एंटिक्स वो हमारे स्पेशलिटी प्रोडक्ट। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ऑटोमोबाइल, मॉल्स में आप जाकर के घूमते हो, वो हमारे क्या जाएंगे? शॉपिंग प्रोडक्ट्स। कन्वीनियंस प्रोडक्ट हमारे बगल में मेडिकल शॉप है, न्यूज़पेपर है, स्टेशनरी, ये है आपके कन्वीनियंस प्रोडक्ट। अगला आता है ड्यूरेबिलिटी के बेस पे नॉन ड्यूरेबल, जो लॉन्ग टाइम पीरियड तक नहीं चलते हो, जैसे मिल्क, सोप, जो इसका टाइम पीरियड क्या है? शॉर्ट टर्म है। ड्यूरेबल है, जो यूज कर सकते हैं, जैसे कि फ्रिज हो गया, रेडियो हो गया, बाइसिकल हो गया। सर्विस, ड्राई क्लीनिंग, वॉश रिपेयर, हेयर कटिंग, पोस्टल सर्विस, ये हमारे क्या है? ड्यूरेबिलिटी के बेस पे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या होते हैं? यूज इन इनपुट फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जैसे कौन कौन से होते हैं? मटेरियल पार्ट्स, कैपिटल आइटम्स, सप्लाईज एंड बिजनेस, रॉ मटेरियल हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, इक्विपमेंट हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ऑपरेटिंग हो गया। तो ये सब हमारे क्या है? इंडस्ट्रियल गुड्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? नंबर ऑफ बायर्स कितने होंगे, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन क्या होगा, डिराइव डिमांड क्या होगी, रोल ऑफ टेक्निकल क्या होगा, लीज आउट है। ये सब हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। अब जो बात आती है कि ब्रांडिंग, क्या बात आती है कि ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांडिंग का एक प्रोसेस है क्रिएटिंग कॉर्पोरेट ब्रांड। क्या बनाना? कॉर्पोरेट ब्रांड आइडेंटिफाई फॉर कस्टमर्स के लिए, इम्प्रिंटेड ऑन द ब्रांड आइडेंटिटी देयर माइंड इज नेसेसरी। ब्रांड पोस्टिंग ये किसने दी थी? अमेजन। मतलब आप याद रखने का टैग नहीं देके, ब्रांडिंग, ब्रांडिंग किसकी सबसे बढ़िया इमेज है? अमेजन की। अमेजन वालों ने दे दी, तो याद रख लेना अमेजन। अमेजन, जेफ बेजोस ने दी थी ब्रांडिंग की डेफिनेशन। ब्रांड नेम क्या होता है? ए नेम, term, sign, design, some combination of the above used to identify and differentiate sale products from those competitor. Advantages क्या है? टू मार्केटर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है, डिफरेंशियल प्राइस होता है। एडवांटेज क्या है इसकी? एड्स टू प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन है, एंश्योर क्वालिटी, स्टेटस सिंबल्स होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड नेम क्या है? शॉर्ट, सिंपल होना चाहिए, टू से, स्पेल, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर, मतलब ये सब हमारी क्वालिटी है गुड ब्रांड नेम की। सजेस्ट द प्रोडक्ट एडवांटेज इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। अब बात आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग मतलब सामान को पैक करना। द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग डेवलपिंग प्रोडक्ट कंटेनर, जो कंटेनर है, रैपर्स है, उसमें सामान को पैक करना हमारा क्या कहलाता है? पैकेजिंग। तीन टाइप्स की पैकेजिंग की जाती है, प्राइमरी पैकेज, सेकेंडरी पैकेज, ट्रांसपोर्टेड पैकेज। प्राइमरी पैकेज, सोप, एक साबन आती है, साबन का रैपर्स जो कहलाएगा वो प्राइमरी पैकेज है। उसके बाद सारी साबन एक बॉक्स में रख दी गई, वो हमारा सेकेंडरी पैकेज है। फिर उसको एडिशनल पैकेज कर दिया गया ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो हमारा कहलाएगा ट्रांसपोर्टिंग पैकेजिंग। फंक्शन क्या है पैकेजिंग का? प्रोडक्ट को पहचान लेना, प्रोडक्ट को बचाना, फैसिलिटेट प्रोडक्ट यूज, प्रोडक्ट का प्रमोशन करना। राइजिंग हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स होगा। सेल्फ सर्विस आउटलेट होगी। अपॉर्चुनिटी इन्वोटेशन इनोवेशन होगा, जैसे टेट्रा पिल पैक्स ऑफ मिल्क हो गए। तो मतलब कि अपने आप में ही पहचान लेते हैं पैकेजिंग से। प्रोडक्ट अपने आप में अलग लगता है, अलग कलर का पैकेजिंग होगा तो अपने आप दूर से ही पहचानने में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है लेबलिंग। लेबलिंग क्या है? प्रोसेस है एफेसिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन टू द पैकेज, मतलब कि उस पैकेज पे कुछ चिपकाना, कुछ लिखना, वो अपने आप में क्या कहलाएगा? लेबलिंग। लेबलिंग क्यों की जाती है? आइडेंटिफाई, प्रोडक्ट को पहचानने में, डिस्क्राइब करने में, प्रोडक्ट की ग्रेडिंग करने में, एड्स टू प्रोडक्ट प्रमोशन में, लीगल इंफॉर्मेशन में, इसलिए पैकेजिंग की जाती है। प्राइसिंग, प्राइसिंग मतलब प्राइस। कंसिडर द सम ऑफ वैल्यू द कस्टमर एक्सचेंज इन एक्सचेंज फॉर द बेनिफिट ओइंग, वो प्रोडक्ट्स जो बदले में पैसा लेगा और सामान देगा, तो एक वैल्यू देनी पड़ेगी जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस। फैक्टर डिटरमाइनिंग द प्राइस डिटर्मिनेशन, क्या चीज? प्राइस ऑब्जेक्टिव, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आई उसको बनाने में, तब हम प्राइस डिसाइड करते हैं। जैसे कि टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस ओवरहेड प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल कॉस्ट, कितनी कॉस्ट आई है। कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग फ्लोर प्राइस, लोवेस्ट प्राइस एट विच प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड, जिसको
फ्लोर प्राइस को क्या बोला जाता है? एक पॉइंट निकल करके आया है, यहां से देखना, फ्लोर प्राइस, जिसको हम बोला जाता है लोवेस्ट प्राइस। क्या बोला जाता है? लोवेस्ट प्राइस। नेक्स्ट आता है यूटिलिटी ऑफ डिमांड कितनी है, एक्सटेंशन ऑफ कॉम्पिटिशन, मार्केट कितना है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, मार्केटिंग मेथड कौन कौन से यूज किए जा रहे हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो सामान बना है कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है, वो चीज हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे। पहले ऑर्डर प्रोसेस करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, इन्वेंट्री कंट्रोल करेंगे, वेयर हाउसिंग में रखेंगे। कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से है, फंक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सोर्टिंग, सोर्टिंग मतलब मिडल मैन ऑप्शन है, सप्लाईज ऑफ गुड्स फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेज विच आर नॉट ऑलवेज सेम क्वालिटी, एकुमुलेशन देखेंगे, एलोकेशन देखेंगे, असोर्टिंग, कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट फॉर रीसेल देखेंगे, प्रोडक्ट प्रमोशन करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे, रिस्क टेकिंग। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा चैनल से हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जीरो लेवल, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा दिया है। डायरेक्ट चैनल, जिसको जीरो चैनल बोला जाता है, इनडायरेक्ट चैनल क्या है, जीरो चैनल में क्या बोला जाता है, फॉर एग्जांपल मेल ऑर्डर हो गया, इंटरनेट हो गया, डोर टू डोर सेल हो गई, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में कोई भी बीच में नहीं है। इनडायरेक्ट, when producer uses one or more intermediaries to move goods to point of production to the point of sale, उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट चैनल। ये हमारा डायरेक्ट चैनल है, डायरेक्ट चैनल मतलब जीरो लेवल ऑफ चैनल यूज किया गया। पहला मैन्युफैक्चर, रिटेल, कस्टमर, मैन्युफैक्चर आ गया, बीच में रिटेलिंग आ गया, फिर कस्टमर आ गया, जिसका मतलब वन लेवल ऑफ चैनल है। मैन्युफैक्चर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, दो आ गए कस्टमर के बीच में, टू लेवल ऑफ चैनल है। मैन्युफैक्चर किसको बेच रहा है, एजेंट को, एजेंट होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कस्टमर को, तो ये आ गया 3 टायर। फैक्टर डिटरमाइन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट रिलेटिंग फैक्टर, प्रोडक्ट कैसा है, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, कॉम्पिटेटिव फैक्टर है या नहीं है, मार्केट फैक्टर कैसा है, इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसा है, ये सब डिसाइड करता है किसको, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैसे रखना है। बात आती है कि हमारा क्या चीज, प्रमोशन, प्रमोशन मतलब सामान कैसे बेचा जाएगा, कौन सी टेक्निक्स यूज करनी है इसमें। प्रमोशन मिक्स में आता है हमारा एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, क्या चीज, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिसिटी। एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक स्पॉन्सर, पेड फॉर्म में होता है, नॉन पर्सनल, किसमें, प्रेजेंटेशन और प्रमोशन ऑफ गुड्स, पेड फॉर्म में, नॉन पर्सनल। फीचर्स क्या है पेड फॉर्म में, लैक ऑफ पर्सनलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉरी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है। मेरिट्स क्या है इसकी, ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, एक्सप्रेसिवनेस है, इकोनॉमिक है। लिमिटेशन क्या है, लेस फोर्सफुल है, इनफ्लेक्सिबिलिटी है और लो इफिशियंसी है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐड टू कॉस्ट, उसी का पैसा ऐड कर दिया जाता है। अंडरमाइन सोशल वैल्यूज को ध्यान में नहीं रखा जाता, कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है बायर्स के बीच में। एनकरेज सेल ऑफ इंटीरियर प्रोडक्ट्स को भी ज्यादा महत्व देता है बेचने के लिए। नेक्स्ट हम आता है, सम एडवर्टाइजमेंट आर द बैड टेस्ट, जो देखने के लायक भी नहीं होते। कभी कभी आप क्या करते होंगे, मम्मी पापा साथ में टीवी देख रहे हैं, बीच में ऐसे एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं जो हमें देख करके गर्दन नीचे करनी पड़ती है। तो वो क्या होते हैं, सम एडवर्टाइजमेंट जो हमारे बैड टेस्ट के होते हैं, जो हम सभी के साथ भी नहीं देख सकते। नेक्स्ट आता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में क्या आता है, पर्सनल सेलिंग मतलब पर्सनल कॉन्टेक्ट किया जाता है, इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप होता है, ओरल कम्युनिकेशन होता है, क्विक रिस्पॉन्स क्वेरी है। मेरिट्स क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, डायरेक्ट फीडबैक है, मिनिमम वेस्टेज है। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है, अकॉर्डिंग टू कस्टमर हम उसको समझा सकते हैं। रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग में क्या है, इफेक्टिव प्रमोशनल टूल है, वर्सटाइल टूल है, रिड्यूस एफर्ट वेस्टेज है, कस्टमर अटेंशन है, लॉन्ग रन रिलेशनशिप है, पर्सनल रिलेशनशिप बनती है। रोल इन इंडक्शन स्टेज है, कस्टमर रिलेशनशिप है। इंपॉर्टेंस टू कस्टमर को क्या है, आइडेंटिफिकेशन, नीड का पता लगता है, अप टू डेट मार्केट इंफॉर्मेशन है, एक्सपर्ट एडवाइस है, कस्टमर्स आर एंटिस्ट। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के लिए कन्वर्ट है, मोस्ट रिसेंट डिमांड्स है, एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज है, जॉब अपॉर्चुनिटी है।
सेल्स प्रमोशन, मोबिलिटी या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। सेल्स प्रमोशन में यूज किया जाता है शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, अदर प्रमोशनल एक्टिविटीज डेट एम्स टू पिक्यूबाई द कस्टमर्स इंटरेस्ट परचेजिंग प्रोडक्ट आर रेफर टू सेल्स प्रमोशन। मैरिज अटेंशन वैल्यू है, यूजफुल इन न्यू प्रोडक्ट यूज में यूज करना जरूरी है, कौन सा, सेल्स प्रमोशन टूल्स। नेक्स्ट है सिनर्जी इन टोटल प्रमोशन एफर्ट्स, लिमिटेशन का रिफ्लेक्ट क्राइसिस या डैमेज प्रोडक्ट इमेज है। कॉमनली यूज फॉर सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी क्या है, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन क्या है जो प्रमोशन एक्टिविटी में यूज किया जाता है, एक कोलगेट के साथ ब्रश फ्री देना, एक कोलगेट के साथ एक टूथब्रश फ्री देना, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। रिबेट है 1000 रुपए की चीज पे 2000 रुपए की छूट, ऑलरेडी ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेटेड है, उसको बोला जाता है रिबेट। इंटरेस्ट ड्रा एंड असाइंड गिफ्ट, स्क्रैच कार्ड देना, इंस्टेंट विन प्राइज है, ये हमारा कहलाएगा इंस्टेंट ड्रा। लकी ड्रा, कूपन देना, फ्री गैसोलीन देना व्हेन सर्टेन अमाउंट इज परचेज, कुछ अमाउंट परचेज करने पे लकी ड्रा देना, वो हमारा कहलाएगा लकी ड्रा। एक एनवीएस में 2019 बोल रहा हूँ, अभी जो पेपर हुआ था एनवीएस में एक क्वेश्चन आया हुआ था, क्या, एक कार है और उसके ऊपर 20,000 रुपए की छूट दे रही है, दे रखी है कंपनी ने, तो वो किस टाइप्स की सेल प्रमोशन एक्टिविटी कर रहा है, तो उसका आंसर क्या आएगा, रिबेट। यूजफुल बेनिफिट्स है, मतलब कि परचेज ऑफ गुड्स 3000 का है, गेट हॉलीडे पैकेज मिलेगा आपको 3000 रुपए का फ्री, तो वो हमारा यूजफुल बेनिफिट है। फुल फाइनेंस मतलब 0% पे देगा, कंसेस्ट करवाया जाएगा, कॉन्टेस्ट करवाया जाएगा, होल्डिंग कंपेरेटिव इवेंट्स रिक्वायर्ड द यूजफुल ऑफ स्किल्स लक, क्वांटिटी गिफ्ट दिया जाएगा, मतलब एक शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री, 10 ग्राम बिस्किट के साथ 10 ग्राम बिस्किट फ्री, तो ये हमारा क्वांटिटी गिफ्ट। रिफंड किया जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा, डिस्काउंट लोअर देन द लिस्ट प्राइस। आप कमेंट में बताओगे रिबेट में और डिस्काउंट में क्या फर्क है, रिबेट और डिस्काउंट में क्या फर्क है, ये आप लोग बताओगे, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है सैम्पलिंग देना, पब्लिसिटी में करना, पब्लिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज नॉट कंपनसेटेड, देयर इज नो आइडेंटिफाई स्पॉन्सर, इसका कोई आइडेंटिफाई स्पॉन्सर नहीं होता, किसका, पब्लिसिटी का। पब्लिक रिलेशंस कैसे है, रोल ऑफ पब्लिक रिलेशन, प्रेस रिलेशंस है, प्रमोट प्रोडक्ट प्रमोशन है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है। लॉबिंग है, लॉबिंग क्या है, organization maintains the coordinate relations with the government officials, minister in charge of corporate affairs, industries, जो रिलेशंस बना करके चलते हैं गवर्नमेंट के साथ, ऑफिशियल्स मिनिस्टर्स के साथ, उनको बोला जाता है लॉबिंग। काउंसलिंग है, मेंटेनिंग गुड पब्लिक रिलेशन ऑल्सो हेल्प इन अचीविंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, क्या, बिल्डिंग अवेयरनेस, बिल्डिंग क्रेडिटेबिलिटी, स्टेबिलिटी सेल्स फोर्स, लोअर प्रमोशन कॉस्ट। डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, तो क्या है, एडवर्टाइजिंग क्या, इम्पर्सनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड मैसेज है, इनफ्लेक्सिबल मोड है, जो एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाएगा वही होगा, चेंज नहीं कर सकते, ब्रॉड रीच है, सभी लोग देख सकते हैं, लो कॉस्ट पर रिलेट रीच पड़ता है, कवर द मार्केट, शॉर्ट टर्म में ज्यादा मार्केट कवर कर सकता है, मेक यूज ऑफ मास कम्युनिकेशन है, डायरेक्ट फीडबैक है, इफेक्टिव इन जनरेशन ऑफ मेंटेनिंग इंटरेस्ट है, कंज्यूमर प्राइमरी टारगेटेड। पर्सनल सेलिंग में क्या है, पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, नॉन स्टैंडर्डाइज मैसेज है, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड मैसेज थोड़ी है, आप बेचने जाओगे पर्सनली, वर्ड टू वर्ड अलग अलग निकल सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर, लिमिटेड रीच है, हाई कॉस्ट पर्सन पड़ता है, इफेक्टिव एफर्ट्स पड़ते हैं, ज्यादा एफर्ट्स पड़ते हैं, मेक यूजफुल सेल्स पर्सन है, इमीडिएट डायरेक्ट फीडबैक मिल जाता है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल है अवेयरनेस स्टेज का, टारगेट मार्केट कंप्राइज द इंडस्ट्रियल मार्केट। ये थे हमारे क्विक रिवीजन जो कि हमारे किसके थे, सेकंड बुक्स के कवर करता है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आपको अलग से वीडियो मिलेगी जो कि एक 10 मिनट की थी, वो आप लोगों को करवा दी गई है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो ये था एक क्विक रिवीजन किसका, सेकंड बुक का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब बात आती है थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव न्यूज कि एमसीक्यूज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको
99% है कि कल से स्टार्ट कर दी जाएगी। अगर कल से नहीं होती है तो नेक्स्ट डे से तो बिल्कुल, संडे से तो बिल्कुल स्टार्ट कर दी जाएगी। मेरी कोशिश है पेडागोजी आप लोगों को करवाने की। पेडागोजी मेरे को पढ़ानी नहीं होती है, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। लेकिन मेरा काम है कि जो एमसीक्यूज आए हैं उसका क्वेश्चंस आप लोगों तक पहुंचाना, कि आप लोगों की कुछ हेल्प हो सके। क्लियर है बात। और अगर दूसरी इंफॉर्मेशन, अगर किसी को एमसीक्यूज में पार्टिसिपेट करना है, एमसीक्यूज लेने हैं, तो व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है, वो पेड अप है, फ्री नहीं है, वो क्या है, पेड अप है। यू कैन गेट एंड पे सम अमाउंट फॉर इट। कुछ पैसे दिए जाएंगे और बदले में आपको दिए जाएंगे, तो पेड अप है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। और अकाउंटेंसी का इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की क्लास आज आपको मिल जाएगी। तो कंपनी आज हम अपनी खत्म कर देंगे, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और इश्यू ऑफ शेयर्स की हमने कल खत्म कर दी थी। पार्टनरशिप की कोशिश है आपके पास क्लास जल्दी से जल्दी पहुंचाने की। तो चाहे पार्टनरशिप की पहुंचे, चाहिए आपके पास किसकी पहुंचे, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स की, तो कोई ना कोई एक क्लास आपको जरूर मिलेगी। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।